जी धनंजय सर, आप जो बात कह रहे थे अभी, जो मैं आवेश जी से पूछ रहा था कि भाई आपने नेपाली बाबा क्यों कह दिया और इससे भावनाएं आहत हो गई। कुछ उदाहरण है मेरे पास। अरे ओम भाई, प्रकाश राजभर नेपाल साहब ने जिस ये तरीके की टिप्पणियां की, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी रहे हों, चाहे वो योगी आदित्यनाथ रहे हों, चाहे अब वो अखिलेश यादव हों, तमाम नेता जिसके साथ वो रहते हैं, जिसका साथ छोड़ करके चले जाते हैं, उनके लिए जिस तरीके की टिप्पणियां ओम प्रकाश राजभर साहब करते हैं, क्या उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं और इन कार्यकर्ताओं की जो है वो भावनाएं आहत नहीं होती हैं? तब वो सम्मान नहीं जागता है हमारे मुख्यमंत्री के प्रति या प्रधानमंत्री के प्रति या किसी भी बड़े नेता के प्रति, जब इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि मैं उसको मठ भेज दूंगा, मैं उसके साथ ये कर दूंगा, मैं इस तरीके से पानी पिला दूंगा, पानी नहीं मांग पाएगा, और तमाम सारे जब बातें कही जाती हैं, क्या तब ये भावनाएं आहत नहीं होती हैं? तब ये सारे नेता कहाँ चले जाते हैं? जब मणिपुर की घटना होती है तो अब तब भावनाएं आहत स्मृति ईरानी जी की नहीं होती हैं। जब महिला पहलवान उनके घर के ठीक बगल में धरने पर बैठती हैं, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। जब ब्रजभूषण शरण सिंह के यहाँ टिकट दे करके मैनेज किया जाता है, तब इनकी भावनाएं आहत नहीं होती हैं। धनंजय सर, देखिए, भावनाएं जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है। और ये अगर आहत होने पे आ जाए तो किसी बात पे आहत हो जाए। कोई लड़की को अगर 14 सेकंड घूर लेगा तो भी उसकी भावनाएं आहत हो जाएगी, जाके केस कर देगी कि ये मुझे घूर रहा था। अब 14 सेकंड तो घड़ी देख के देखना ही बड़ा मुश्किल है। अब बाबा का देना भी भावनाएं आहत हो जाती। मुझे कोई जो है, मुझे अगर मीनू जी बाबा कहते हैं बाबा कहाँ जा रहे हैं, तो मुझे भावनाएं आहत हो जाएगी, क्योंकि मैं बाबा की उम्र वाला हूं नहीं। बाबा का मतलब होता है दादाजी, हमारे यहाँ दादाजी को बाबा बोलते हैं। तो मेरे पिताजी ने एक बार किस्सा सुनाया कि बस पे चले जा रहे थे तो कहा, हे बाबा थोड़ा आगे बढ़िए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि तब मुझे लगा बेटा कि मेरी उम्र दिखने लगी है लोगों को, है ना, कि अब दादा वाली उम्र में मैं आ गया। तो ये फिर बाबा कहना भी बड़ा खतरनाक है। नेपाली अगर कह दिया तो आदित्यनाथ जी केस करेंगे। वो स्मृति ईरानी इस बात के लिए क्यों केस करेंगे, है ना। स्मृति ईरानी जी के तो मैंने नहीं देखा कि उस पोस्ट में कहीं स्मृति ईरानी के लिए एक शब्द ऐसा लिखा हुआ है जिस पे केस बनता है। लेकिन फिर क्या है, एफआईआर कर दिया तो अच्छा है, चर्चित हो गए आवेश इसी बहाने। बीजेपी के लोग सब जान जी गए होंगे जी। कि अरे स्मृति ईरानी ने एक पत्रकार पे केस किया है। तो एक हमारे यहाँ और कहावत है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो आमेश भाई को अब ऐसे उस केस में क्या होगा ये तो राय साहब बतलाएंगे, अधिवक्ता वो है, कानून वो मैं जानते आ रहा हैं। हूँ, उन्हीं के पास आ लेकिन रहा हूँ, उन्हीं के पास जा रहा हाँ, हूँ। लेकिन लेकिन आखिरी लाइन, लेकिन मैं एक नागरिक होने के नाते, एक पढ़े लिखे व्यक्ति होने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते मैं कहता हूँ कि उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसमें वो कोर्ट में केस खड़ा रहेगा, है ना। ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा अगर है, फिर आप सार्वजनिक जीवन में हो, सार्वजनिक जीवन में लोग रहते हैं, उनके बारे में पता नहीं क्या क्या कहते हैं लोग। और आपके घर जाके कोई गलिया नहीं रहा है, गाली भी अगर देता तो यहाँ तो मारने के बाद कुछ नहीं होता। अभी एक आपके प्रदेश का ही शायद है, नहीं राजस्थान का, झुंझुनू का, कि वो एक दलित व्यक्ति को मार मार के मार दिया, मार लाठी, वीडियो बड़ा वायरल है। उसके बाद उसको पुलिस ले गई। लेकिन क्या उससे होता है, लेकिन हमारे समाज में क्या हो रहा है। तो ऐसी तमाम चीजें वो छूट आए। एक और पार्षद ने जो है बिहार की एक लोग जो है वो दुकान चलाते थे, वो पार्षद आकर के उनसे सिगरेट पीता था, पैसे मांगता था, नहीं दिया तो उसकी पत्नी को भी मारा, उसकी पत्नी आदमी को भी मारा। अब लोगों ने कहा कि इस पार्षद को तो जेल जाना चाहिए। हमने कहा वो जेल नहीं जाएगा, उसको विधायक का टिकट मिल जाएगा या एमपी का टिकट मिल जाएगा। बीजेपी में इसको जो है वरदान माना जाता है। अगर आपके ऊपर कोई केस दर्ज हो गया तो मतलब आप कैपेबल है लड़ने के लिए। राजनीतिक जीवन में तो यही हो गया है। हम अक्सर देखते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं कि जो आपराधिक छवि के लोग हैं, जिन पे केस दर्ज है, वो नेता बन जाते हैं। जी धनंजय सर, आखिर भाजपा ने पिछले समय पे कई सारे पत्रकारों के साथ इस तरीके का व्यवहार किया, कईयों पर एफआईआर करी, कईयों को जेल भेजा, जिन्होंने भी रिपोर्ट्स जो है वो लिखी पढ़ी, जिन्होंने कुछ कोई भी ऐसा मामला खोला जो सत्ता को पसंद नहीं है और सत्ता के अगेंस्ट जाता हुआ कोई मामला सामने आया तो वो उसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की। इसके पीछे क्या माना जाए, एक तरीके से तो जो तानाशाही रवैया है वो तो एक है ही, लेकिन क्या विपक्ष भी उस तरीके से साथ नहीं खड़ा हो पाया या विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार का विरोध नहीं कर पाया कि भाई वो अपना काम कर रहा है, आप ये कैसे कर सकते हैं? दूसरा, स्मृति ईरानी के मामले की अगर बात करें तो क्या जो मामला आसानी से खत्म हो गया था, एक आया गया और हो गया था, उसको और बड़ा नहीं कर दिया स्मृति ईरानी ने कि भाई योगी आदित्यनाथ के साथ अगर उनकी हॉट टॉक होती है तो ये अगर कुछ लोगों ने लिख पढ़ दिया काम खत्म हो गया होता। अब स्मृति ईरानी जब एफआईआर इसमें कराने लगी तो कहीं ना कहीं
ये मामला सच होगा ना, अब तो इसको एक तरीके से उन्होंने पुष्ट कर दिया कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है। अभी तक जो संभावनाएं बताई जा रही थी इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है, इसी वजह से एफआईआर हुई। देखिए, पहले सवाल का जवाब तो ये है कि अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी की रैली चल रही थी रायबरेली में, वहां एक पत्रकार को पीटा गया। पत्रकार अस्पताल गया, वहां इलाज हुआ। तो पत्रकारों को पीटना बड़ी आसान बात है। अब इतने ट्रोलर जो है, आप हम कुछ पोस्ट लिखते हैं, हम आपका कार्यक्रम करते हैं, हमारा कार्यक्रम होता है, देखिए कितने गालियां देने आते हैं। तो अगर हम केस करने लगे तो फिर तो अदालतों के पास गालियों वाले केस निपटाने में भी राय साहब जो है वो जितने सारे वकील है इसी में बिजी हो जाए, सबके पास 2-2 हजार 10-10 हजार केस आ जाएगा कि हमको उसने गाली दी, हमको उसने गाली दी, हमको उसने गाली। मतलब गाली, लिटरली गाली, माँ बहन की गालियां देते हैं, है ना। अब कोई कहे कि हमको सिलेंडर बोल दिया, सिलेंडर आंटी बोलता है, कोई बोले कि हमको जो है कुछ और चचा बोलता है, तो क्या कितना कहाँ कहाँ ध्यान दोगे यार। मेरे मन में क्या क्या है, मैं मन में और गालियां दे रहा हूँ, कैसे पढ़ोगे मेरे मन में। मैं तो और भी जो आप गाली सोच नहीं सकते वो गाली भी मन ही मन में आपको दे रहा हूँ। तो कैसे उसको भी निकालोगे किसी दिन कि इनके मन में ये है। मन पढ़ने वाले लोगों को लेकर के आओगे हैं, या सबका ये टेस्ट कराओगे। कौन सा टेस्ट कराते हैं वो, लाई डिटेक्टर से टेस्ट करा, वो टेस्ट कराओगे। आपके धनंजय कुमार ने क्या क्या गालियां दी। आपको बताऊं, एक घटना सुनाता हूँ और इंटरेस्टिंग आपका है कि एक बार मैं एक सीरियल लिख रहा था, घोरी, जी टीवी पे आता था। तो उसको पढ़ने के दौरान मैंने पढ़ा कि एक योग होता है कल्पना योग, अघोर पंथ में कल्पना योग होता है। और कल्पना योग जो सिद्धि कर लेते हैं उनके साथ ये होता है कि अभी अगर मुझे पास कल्पना योग होता तो आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में मैं जान लेता, मीनू जी क्या सोच रही है मेरे बारे में मैं जान लेता। तो लिखने वाले ने लिखा, सुरेश सोमपुरा ने, कि वो दोनों एक दोस्त के साथ गए हुए थे पहाड़ की चोटी पर, वहां से नीचे झांक रहे थे दोनों की कितनी गहराई है। तो उन्होंने सोचा कि अभी मेरा दोस्त क्या सोच रहा है। तो दोस्त सोच रहा था कि अभी साले को धक्का दे दे तो नीचे इसका पता भी नहीं चलेगा। तो बड़ा परेशान हो गया, बोला अरे तुम मेरे बारे में ये सोच रहे हो कि मैं धक्का दे दूंगा, तुम धक्का देना चाहते हो मुझे। बोला नहीं, ये तो मन में ख्याल आता है। तो मन में तो ढेर सारे ख्याल आते हैं, अब मन को पढ़ने वाला भी एक ले आइए कि मोदी जी को कौन कौन गाली दे रहा है देश भर में, पता करेंगे, सबको जेल में बंद कर देंगे। ऐसा हो सकता है। अरे कुछ चीजें जो है ना छोड़ दी जाती है, क्योंकि वो है, सबका अस्तित्व है। आपके मन में भी ढेर सारी बातें चलती है। ऐसा थोड़े है कि आपके मन में सब गंगा की धारा बहती है निर्मल गंगोत्री वाली, और हमारे मन में गंगा जमुना का गटर बहता है। जो आपका मन है वो मेरा मन है, दोनों के मन में कोई अंतर नहीं। अब इस देश में संतों के मन में जो है स्त्रियों के प्रति गलत भाव है, जो पीठाधीश्वर बने घूम रहे हैं कि मैं सबसे काबिल हूँ, मैं ही भगवान को पकड़ सकता हूँ, मैं उनसे संवाद कर सकता हूँ। तुम लोग तो चील कौए हो, तुम लोग को क्या पता है कि किधर आते हैं भगवान। वो सारे भगवान से मिलाने वाले जेल में बैठे हुए हैं, वो सब भगवान से मिलाते थे कि ये प्रभु जो है सारी चिंताएं आपकी इसलिए है कि आप सांसारिक मोह माया में अटके लटके झटके हो, हम देखो आपको ले चलेंगे। वो सब जेल में बैठे हो, राम रहीम हो कि रामदास हो कि बाबा, और कौन आसाराम है और कौन झांसाराम है। कई और बाबाओं को भेज देना चाहिए जेल, जो खुलेआम मंचों पर बोलते हैं, गलत तरीके की बातें करते हैं। अब कोई महिलाओं को खाली प्लॉट बोलता है, क्या महिला किसी संगठन को केस नहीं करना चाहिए था उस पर कि प्लॉट कैसे बोल दिया। कोई बोलता है कि अंतरजातीय विवाह करने वाली स्त्रियां वेश्या होती हैं, इससे बड़ा कोई अपमान की बात है क्या। उसको आप संत मानते हो, बाबा मानते हो, जो उसके चरण में सर झुकाते हैं मंत्री, ये तो सबसे ज्यादा अपमान है। और संविधान, मैं इसमें भी बिलीव नहीं करता हूँ कि महिला को ऐसा नहीं कर सकते। अरे पुरुष को कर सकते हो क्या, महिला पुरुष संविधान ने नहीं कहा। संविधान ने व्यक्ति की बात कही है, व्यक्ति की गरिमा की बात कही। महिलाओं को गाली नहीं दे सकते, पुरुषों को गलिया सकते हो आप, हमको गाली दे सकते हो, नहीं है ना। दोनों के मान बराबर है। लिंग, धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव जब नहीं है तो स्त्री पुरुष में भी भेदभाव नहीं है। और नेपाली कह दिया तो क्या गलत हो गया, अगर मान लिया कि नेपाली कह दिया तो क्या गलत है। नेपाल के लोग इंसान नहीं है, नेपाल के लोग तो हिंदू है, सब हिंदू देश के नागरिक हैं। और हमको भी बोल देते हैं कोई, आप दिल्ली वाले लग रहे हो, तो मैं कहते मैं गाली मान लूं, मैं तो बिहार का हूँ, मुझे बिहारी क्यों नहीं बोला आपने, दिल्ली वाला कैसे बोल दिया। तो फिर तो करो केस, एक दूसरे से केस करते रहेंगे। ये सारी बातें बेकार बेबुनियाद है। अब एक और बात आपने कही कि विपक्ष के लोग पत्रकारों के साथ क्यों नहीं खड़े। मैं कहता हूँ सबको खड़ा होना चाहिए, क्योंकि पत्रकार जो है वो भविष्य वक्ता नहीं है ज्योतिषियों की तरह।
लेकिन वो आकलन करता है, जैसा मीनू जी ने कहा कि हम आकलन करते हैं और बताते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। और ये जो पूरा स्टैटिस्टिक्स है, वो आकलन पे ही है कि आप जो है कुछ हजार लोगों के बारे में उनके मन की बात करके पूरे देश के लोगों की आकांक्षा को जान लेते हो। ये क्या है? हमारा मन तो नहीं जाकर के पूछा किसी सर्वे वालों ने कि आप किसको वोट दोगे। तो मैं कहूं कि आपने कैसे ये कह दिया कि बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई हैं, मैं तो बीजेपी के खिलाफ हूं। तो आपने मेरे मन की बात तो आपने की नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है? अगर कहा जा सकता है तो फिर वकील साहब के लिए तो पान की दुकान की तरह कोर्ट खोलना पड़ेगा। हर जगह कोर्ट लगी हुई है और हर जगह फैसला हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि ये सब बातों को बहुत छोटी बातें हैं। मूल बातें ये है कि आप शीर्ष पे बैठ करके जो अच्छी जगहों पे बैठे हुए लोग हैं, उनको नैतिकता का पालन करना चाहिए, उनको ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहिए जो ऊंचे लोग से। प्रेम लोग के डायलॉग मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्रेम लोग के डायलॉग, आप ऊंचे घरों के लोग जो रीतियां तय करते हैं, वही हम नीचे के घरों में आता है। बड़े लोग जो पढ़े लिखे लोग जो करते हैं, वही लोग वैसा ही बनना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि मोदी जैसा बनना, वो मोदी जी जैसा बनना। लोग चाहते हैं कि स्मृति महिलाएं जा सकती हैं, स्मृति ईरानी जैसे मंत्री बन जाए, मंत्री बन के इतना लाभ उठाया जाए। आज जो देख रहे हैं, रील देखते हैं, दिल्ली की मेट्रो में रील बना रही है लड़कियां, कैसे कैसे कपड़े में आ रही है लड़कियां, कपड़ों पे आप बिल्कुल नहीं कर रहे। मैं तो कहता हूँ कि जैसे रहना है रहने दो भाई, मुझे जैसे जी रहना है रहने दो। जी अश्लीलता का कानून कई दफा बोलता हूँ कि फालतू कानून है। अश्लील कैसे तय करोगे? हमारे गांव में किसी औरत के माथे से घूंघट हट जाए तो अश्लीलता कहलाती है। और शहर में जो है कम कपड़े में बदन दिखाए चलती है, उसको भी अश्लील नहीं कर सकते हो। तो अश्लीलता कैसे तय कीजिएगा? आपके मन से अश्लीलता तय होगी। तो आपको सबको जब आजादी है तो सबको आजादी में रहने दीजिए, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो जी बहरहाल ये जो पत्रकार वाली बात है, पत्रकारिता, लेखक, जो पत्रकार है वो लेखक, लेखक और पत्रकार ही दुनिया के समाज को उन्होंने निर्माण किया है। दुनिया के समाज की कुरीतियों को, उसकी विशेषताओं को, उसकी विसंगतियों को, उसके अनूठेपन को लिखा है, दर्ज किया। और ये यात्रा, इन नेताओं से ज्यादा बड़ी यात्रा हम लिखने पढ़ने वाले लोग करते हैं। नेता गुम हो जाते हैं, लेकिन हम लिखने पढ़ने वाले लोग जो लिखते हैं, दुनिया भर की कथाएं लिखते हैं, दुनिया भर के चरित्रों की विवेचना करते हैं, जटिलताओं की विवेचना करते हैं, वो पढ़ाए जाते हैं। प्रेमचंद पढ़ाए जाते हैं, मोदी नहीं पढ़ाए जाएंगे आने वाले समय में बच्चों को। कभी आपने सुना कि देश के प्रधानमंत्री के सबके चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं? प्रेमचंद पर रिसर्च हो रहा है, मोदी जी पर रिसर्च को नहीं करने जाएगा। स्मृति ईरानी पे तो बिल्कुल रिसर्च नहीं होने वाला। तो प्रेमचंद महान है जी ना, कि मोदी जी महान है? जी ये समझने वाली बात है। दुनिया में जितनी क्रांतियां हुई है, सब लेखकों ने की है, पत्रकारों की वजह से क्रांतियां हुई, पत्रकारों की वजह से चेतना आई थी। हम अगर ये विवाद नहीं करें, ये बातचीत नहीं करें, तो आपको अलग अलग पहलुओं से परिचय नहीं होगा। और निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाय, कबीरदास ने क्यों कहा? हम बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है? निंदा करने वाला मतलब क्या होता है? निंदा करने वाला को भी बगल में रखें, क्योंकि वो जो गाली भी देगा तो कुछ बिंदु उभारेगा कि तुम में ये गड़बड़ है, तुम्हारी आंख थोड़ी दबा के दबी हुई है। अब किसी की आंख दबी हुई है, कोई काना बोल देता है, तो अब क्या करिएगा? केस करवा दीजिएगा। हमारे यहाँ गांव में एक और कहावत है कि काने व्यक्ति से दूर जाके दो आदमी बतियाता है, तो काने व्यक्ति को लगता है कि ये मुझे ही गाली दे रहा है, तो केस कर देगा। जी ये फालतू ठीक है बातें, मैं भावनाओं को तो मैं मानता नहीं हूँ। भावनाएं आहत हो जाती हैं। अरे तो जिसको हाइब्रिड बछड़ा बोला, उसकी भावनाएं कितनी आहत हुई? मुझे कोई हाइब्रिड बछड़ा बोल देगा तो मेरी भावनाएं नहीं आहत होंगी? मैं हाइब्रिड बछड़ा हूँ। हाइब्रिड बछड़ा मतलब क्या होता है? क्रॉस है, यही है ना हाइब्रिड मतलब क्या होता है? तो आप क्या बोलते हो, आपको भी ध्यान रखना है। नहीं तो सबको ठीक है चलने दो, जिसको ठीक जो बोलना है जिसको बोलने दीजिए, क्या दिक्कत है? लोकतंत्र है, सबको बोलने की आजादी है, बोलो। जी